नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेट पेपर की। ये सेट का पेपर जो है, ये मॉडल पेपर जो है आपके लिए सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग आज देखिए आपके लिए मैं बता दूं, कंप्यूटर भी रहेगा आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हिंदी भी रहने वाली है। आज की इस क्लास में दोस्तों करंट जीके भी रहेगी, राजस्थान जीके भी रहने वाली है, भारत सामान्य ज्ञान भी रहेगा। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे और आपको ये स्कोर बताना है मुझे लास्ट में कि आपके 40 में से कितने सवाल सही होते हैं। ये क्लास ज़्यादा नहीं जाएगी, 20 मिनट से कम ही रहेगी, लेकिन आपसे निवेदन रहेगा आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहकर अपना स्कोर भी बताएंगे और आपको जो सवाल एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं, काफ़ी सवाल वो भी इसमें ऐड हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है। दोस्तों आप सभी की डिमांड पर ही मैं ये वाला मॉडल पेपर ला रहा हूँ। आप सभी ने यही कहा सर ये इस प्रकार का एक मॉडल पेपर होना चाहिए मॉर्निंग टाइम में, इसीलिए ये कंटिन्यू है। बाकी आप सब जानते हैं कि हम लोग टाइप करके जो है पढ़ रहे हैं, मतलब बढ़िया से और अलग तरीके से क्वेश्चन भी बना रहे हैं, लेकिन ये आप सभी की डिमांड थी। ओके, राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष जो है वो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1999 2000 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, अब यहाँ से 111 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राजस्थान में कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भू जोतों की संख्या कितनी है। तो 76.55 लाख है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। 68.88 लाख ये कब हुई थी, ये 2010-11 में ये वाली थी। ठीक है, कुल प्रचलित भू जोतों की संख्या ये थी 2010-11 में, और ये जो सी ऑप्शन में दिखाई दे रही है ये आपके 2015-16 में थी। अगला सवाल कह रहा है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहाँ से क्रियान्वयन किया गया, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 19-20 में किया गया था। नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत की गई थी, यानी जीरो बजट पर। तो टोंक सिरोही और बांसवाड़ा से, यानी ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। ये भी तो शानदार क्वेश्चन था, है ना। ऑप्शन ए को लॉक कराया आप लोगों ने। और अगला सवाल है कि भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में असिंचित क्षेत्र में कितने प्रतिशत अधिकतम प्रीमियम का अनुदान केंद्र द्वारा वहन किया जाएगा। तो आपसे सवाल ऐसे किया जा रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, 30% हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना, इसकी शुरुआत कब होती है आपको ये भी तो पता होना चाहिए। इसकी शुरुआत कब होती है, 2016 से इसकी शुरुआत होती है, याद रख लेना। और 30% इसका आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, परवन वृहद परियोजना में सिंचित क्षेत्र जो है ना वो कितना है कुल, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। परवन वृहद परियोजना दोस्तों ये परवन नदी पर बनी हुई है, और आपसे पूछा जाए कि कौन से जिलों को ये जो है अपनी सुविधा प्रदान करती है, तो राइट आंसर तो ए हो जाएगा। ठीक है, 2.1 लाख हेक्टेयर होगा। ठीक है ना। तो ये देखो परवन जैसे झालावाड़ में है, बारा में है, ठीक है, और कोटा को भी ये जल की आपूर्ति कराती है, तो तीनों जिलों को। अगला सवाल है, मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना का वित्त पोषित है जायका, विश्व बैंक या एशियन विकास बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यू डेवलपमेंट बैंक को लॉक कर देंगे। ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। इसके द्वारा ही है, जो इस बैंक के द्वारा मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना को जो है जारी किया गया। और इसका लाभ कौन कौन ले रहे हैं, इसका लाभ दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के जिले ले रहे हैं। पश्चिमी, और या फिर आप लिख सकते हो उत्तर पश्चिमी राजस्थान के जिले जो भी सारे हैं ना, वो इसका लाभ ले रहे हैं। अगला सवाल है, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया दोस्तों। तो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-6 में इसकी शुरुआत की गई। ये 8 जिलों में है दोस्तों। कितने, 8 जिलों में ये विस्तृत है। जैसे कि जो भी पूर्वी जिले हैं ना, राजस्थान के पूर्वी जिले, उनमें ये विस्तृत है, याद रख लेना। देखो हाड़ौती के जिले हैं चारों, ठीक है। बाकी पूर्वी जो भी चारों जिले हैं ना, ऊपर से यूं है ना, ऐसे करके आप ये जो यूँ जो है इस प्रकार से आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से भरतपुर है, सवाई माधोपुर है, करौली है, ये आप ले सकते हैं। ठीक है, धौलपुर है, और यहाँ पर कोटा बूंदी जो भी है ना, ये आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके, क्लियर है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना संपूर्ण राजस्थान में कब लागू की गई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 अप्रैल 2008 को यहाँ पे लागू की गई। और कितने जिलों में की गई थी, तो याद रख लेना, शुरुआत में तो ये 6 जिलों में की गई थी, और संपूर्ण राजस्थान में
ये कब हो गई थी? 2008 में। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है ना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना संपूर्ण राजस्थान में कब लागू की गई? बिल्कुल सही बात है, 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण राजस्थान में लागू की गई। 6 जिलों से शुरुआत की गई, अब है जो 33 जिलों में है। भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा है। भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा है 15.2%। ये सवाल कई मरतबा एग्जाम में पूछा गया है, कितने ही बार पूछा गया है एग्जाम ये, तो याद रख लेना। और हमारा ये कौन सा जिला है? जैसे हनुमानगढ़ जिला हमारा जो है इससे लाभान्वित है। और ये परियोजना कितने राज्यों की है? तो ये परियोजना देखो पंजाब की है और हरियाणा की भी है, तो हमारे राजस्थान की तो है ही है। राजस्थान ये इसमें 15% इसका प्रयोग करता है। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? हार्डला थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है बीकानेर में दे रखा है, क्या ये सही बात है? क्या ये सही बात है? कि हाँ सर है, तो सही बात है, ठीक है। जालिपा कपूड़ी सुपर थर्मल बाड़मेर में, ठीक है। दानपुर सुपर थर्मल पावर प्लांट ये झालावाड़ गलत है। कवई जो है ये 12 में बिल्कुल सही है। तो ये जो दानपुर वाला है ना, ये हमने कई मरतबा पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, बिल्कुल बांसवाड़ा में स्थित है दोस्तों। ये कहाँ पर है? बांसवाड़ा में स्थित है। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी क्षेत्र की मिल नहीं है? सहकारी क्षेत्र की मिल नहीं है, 120 में पूछा जा रहा है। तो देखो 3 सहकारी क्षेत्र की मिलें हैं, जैसे गुलाबपुरा भीलवाड़ा, गंगापुर भीलवाड़ा, श्री गंगानगर सहकारी मिल हनुमानगढ़। लेकिन विजयनगर अजमेर जो है ना, ये जो है आपकी नहीं है। ठीक है, ओके क्लियर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? हिंदी भी है इसमें, आज की क्लास में हिंदी भी है। किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो देखिए दोस्तों, प्रत्यय का जो प्रयोग हुआ है, प्रत्यय पीछे लगने वाला, शब्द के पीछे लगता है वो प्रत्यय, उपसर्ग जो है आगे लगता है। तो पीछे देखिएगा, विदेश, विदेश, इसमें तो उपसर्ग है। प्रबंध है ना, इसमें भी नहीं है। और आपत, इसमें भी नहीं है। मोसेरा, बिल्कुल मोसेरा है ना, मोसेरा में हो जाएगा आपका राइट आंसर। प्रत्यय प्रयोग हुआ है इसमें, बाकी तीनों में कोई प्रत्यय नहीं है। एरा इसमें आ रहा है, एरा, ठीक है, एरा प्रत्यय का यूज हुआ है मोसेरा में। ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल, इनमें से किस पद का समास विग्रह सही है? इनमें से किस पद का समास विग्रह जो है वो सही है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो देखो, महापुरुष, महान तथा पुरुष, बिल्कुल गलत है। महान है जो पुरुष, ऐसा कह सकते हैं। सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, ये सही है क्या? विद्यालय, विद्या के आलय, ये सही है ना। देखो, महापुरुष के लिए तो क्या कह सकते हैं आप लोग, यूं कह सकते हैं महान है जो पुरुष, जो कर्मधारय समास में आते हैं। सत्याग्रह में आता है सत्य के लिए आग्रह, है ना। और वनवास, वन का वास नहीं होता, वन में वास होता है। वन में, यहाँ पर का की जगह में आता तो है जो आपका ये सही होता। ठीक है, बाकी ये सारे के सारे तत्पुरुष समास ही है ना, बिल्कुल तत्पुरुष ही है ना सारे के सारे, बिल्कुल है तो सही। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, निम्न विकल्पों में से किन विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। देखिए, राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्णा, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बूढ़ापा, ममता, वकील, पुस्तक, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक, स्थानवाचक नहीं आना चाहिए जिसमें, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक तो आपका किसी में भाववाचक वाचक है, जैसे मिठास है तो नहीं होगा। यहाँ पे देखो, ये ममता जैसे, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, जैसे ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है? देखो, वकील और पुस्तक जो है ना, ये आपका क्या आ जाता है? जातिवाचक में आ जाता है। बूढ़ापा, मिठास तो भाववाचक में आ जाता है, मैंने आपको बताया जैसा। अगला सवाल है, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में क्या है दोस्तों? इस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसमें कोई निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं है कि भाई कौन है, कोई छिपा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा से बना विशेषण छांटना है। निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा से बना विशेषण छांटना है आपको। तो देखो, ऊपरी, सुगंधित, भूलक्कड़ या कमाऊ,
ऊपरी तो होगा नहीं सर, ठीक है, सुगंधित हो जाएगा, वेरी गुड। तो इसमें आप ये कह सकते हैं ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। ऊपरी तो नहीं होगा और सुगंधित संज्ञा से बना विशेषण है, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, अकर्मक क्रिया नहीं है, ऐसा सवाल किया है आपसे, ठीक है। बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, मजदूर छाया में सुस्ता सो गया, है ना, और बालक पतंग उड़ा रहा था, ये अकर्मक क्रिया नहीं है, ये सकर्मक क्रिया, याद रखना, ये सकर्मक क्रिया है दोस्तों। पतंग कर्म है, बालक करता है, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ये आपसे सवाल किया जा रहा है, जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है? कवयित्री, तिरस्कार, कुमुदनी, गृहिणी। तो राइट आंसर हो जाएगा अशुद्ध है ना, कुमुदनी है। इसका शुद्ध रूप होता है, कुमुदनी लिखा है इन्होंने तो, लेकिन कुमुदिनी इसका शुद्ध रूप होता है, कुमुदिनी ऐसे होता है इसका शुद्ध रूप, याद रख लेना, ठीक है। बाकी तिरस्कार सही है, गृहिणी सही है, कवियत्री भी सही है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा, क्योंकि ये अशुद्ध था आपका। अभद्र का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? अभद्र का विलोम शब्द हो जाएगा अशिष्ट, या फिर पाखंडी, या फिर जो है आपका बदमाश, या फिर अभद्र। भद्र बोले सर, अभद्र का तो भद्र ही होगा, यानी ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? सागर का पर्यायवाची नहीं है, ऐसा सवाल। अब अंबुधि, रत्नाकर, वारिस, निर्जर। देखो अगर बात करें तो राइट आंसर निर्जर होगा, क्योंकि निर्जर देवता का पर्यायवाची है। किसका है? देवता का पर्यायवाची है, याद रख लेना। देवता का अजर है, जैसे अमर है, सुर है ना, ये तो अंबुदी है, वारिस है ना, रत्नाकर है, और जैसे जल्दी है, सागर है, और जैसे मैं बात करूं वारिदी है, ऐसे नाम जो है ये किसके हैं? सागर के हैं। दोस्तों मैंने आपको अलग से एक पीडीएफ तो दी थी ट्रिक की नोट्स की, चाहे आप समास को ट्रिक से पढ़ें, चाहे आप पढ़ना चाहो तो इसको संधि को भी ट्रिकली पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रत्यय उपसर्ग को भी ट्रिकली आप याद रख सकते हैं, तत्सम तद्भव को, सबको, है ना। तो आप लोगों के लिए दे रखी है पीडीएफ, अगर आपने डाउनलोड नहीं करी तो मैं वापस से आपको ग्रुप में देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं पूछा है आपको, तो ऐसे में आपका राइट आंसर देखो, बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, ये गलत है साहब, सही नहीं है, यही सही नहीं है। कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष प्राप्त होना है, कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना, फटे हाल होना, बहुत गरीब होना। बाल की खाल निकालना बहुत परिश्रम करना नहीं होता। बाल की खाल निकालना का सटीक आंसर ये होता है कि बारीकी से जांच पड़ताल करना, मतलब बहुत बारीकी से जांच पड़ताल करना। अगला सवाल है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है प्रिंटर के द्वारा। देखो कंप्यूटर के सवाल आ चुके हैं मेरे भाई, है ना, कहाँ है आप? कंप्यूटर के सवाल है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है, हार्ड कॉपी प्रिंटर के द्वारा तैयार की जाती है। तो सॉफ्ट कॉपी जो है आपको कौन प्रदर्शित करता है? सॉफ्ट कॉपी तो वो करता है आपका मॉनिटर, है ना, आपकी डिस्प्ले, ये भी याद रख लेना। नहीं, उनमें ऐसे कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखो आउटपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, टच स्क्रीन जो है ये आपका इनपुट डिवाइस है। कौन सा है? ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। आउटपुट में कौन कौन से होते हैं? देखो प्लॉटर है, मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है ना, प्रोजेक्टर जो आता है ना, प्रोजेक्टर, ये भी इसमें आता है, ठीक है। प्लॉटर जैसे आता है एक प्लॉटर सही से नहीं लिख पाए लेकिन याद रख लेना। बाकी टच स्क्रीन है ना, स्टाइलिश पेन आती है, जैसे टच पैड है, जैसे कैमरा भी होता है ना, और आपका इनपुट में बात करें कीबोर्ड है, माउस है, ये सारे इनपुट में आते हैं। आउटपुट क्या होते हैं बताओ? आउटपुट होते क्या हैं ये आपको बताना है। बोले सर आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो, देखो जो यूजर जो प्रोसेसर यूजर से ले, वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, वह प्रोसेसर को यूजर से मिले। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आउटपुट वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस वे होते हैं जिनके द्वारा प्रोसेसर यूजर को जानकारी देते हैं,
ठीक है। अगला सवाल पूछा जा रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार कौन से, थर्मल, इंकजेट, ड्रम। तो अगर आप कहो तो यहाँ पे कौन से को क्या लॉक करें। देखो याद रख लेना, इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक तो ड्रम प्रिंटर होता है, एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, वो इसमें ऑप्शन में है नहीं। एक डेजी व्हील्स प्रिंटर होता है, वो भी इसमें ऑप्शन में नहीं है, डेजी व्हील्स। और एक चैन प्रिंटर होता है, वो भी इसमें ऑप्शन में है नहीं। ऑप्शन में सिर्फ ड्रम है तो केवल 3 को लॉक कर दो ना, ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए। अगला सवाल है, स्कैनिंग एक प्रक्रिया है। देखो डॉट डेजी ड्रम, याद रखना मेरे भाई, डॉट डेजी ड्रम चैन, डॉट डेजी ड्रम चैन किसके प्रकार है, इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार है। डॉट है ना, डेजी ड्रम और चैन। स्कैनिंग एक प्रक्रिया है हार्ड कॉपी में सॉफ्ट कॉपी को बदलने की। सही बात है, नहीं सर, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने की, है ना। सवाल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने की प्रक्रिया एक स्कैनिंग है। स्कैनिंग किसके माध्यम से कर सकते हैं हम लोग, स्कैनर के माध्यम से। स्कैनर किस प्रकार का सर है डिवाइस, तो याद रख लेना इनपुट डिवाइस है। ये सवाल आपका बनता है। और स्कैनर से आप कुछ भी स्कैन कर सकते हैं, फोटो, है ना, आकृति, कुछ भी, यानी कि कुछ भी जो स्कैनर के अंदर है जो समा सके। इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और अगले जो आते हैं, अब आपके करंट के क्वेश्चन आएंगे, शानदार जानदार। भारत के नवनियुक्त लेखा महानियंत्रक कौन है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर भारती दास को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को। ये कौन से क्रमांक की है, याद रखना 27वें क्रमांक के हैं। ये सुश्री भारती दास वित्त मंत्रालय में अभी लेखा महानियंत्रक है, ठीक है। और अक्टूबर 2022 में इन्होंने ये कार्यभार ग्रहण करा है। इसरो के आदित्य L1 मिशन का प्रधान वैज्ञानिक किसे नामित किया गया, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम को किया गया, यानी ऑप्शन सी को आप लोगों ने लॉक करा। और अगला सवाल है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकॉन किसे घोषित किया, तो दोस्तों ये किया है पंकज त्रिपाठी को, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है आप लोगों से कि 26 अक्टूबर को आयोजित गरुड़ सेवन 2022 किन देशों के मध्य आयोजित हुआ, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा भारत और फ्रांस के मध्य, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ये इसका युद्ध अभ्यास कहाँ पर हुआ, तो याद रख लेना जोधपुर में हुआ। कब हुआ, 26 अक्टूबर को हुआ। ये शानदार सवाल था। अमन सेहरावत का संबंध किस खेल से संबंधित है, या फिर किस खेल से है इनका संबंध, तो याद रख लेना कुश्ती से है इनका संबंध, कुश्ती से, ठीक है। ऑप्शन बी आपका लॉक होगा। अगला सवाल देखो, 8 सितंबर 2022 को जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का कौन सा स्थान रहा, यह आपको बताना है। आप कहेंगे सर ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, 132वां स्थान भारत का रहा है इस मानव विकास रिपोर्ट में, ठीक है। और अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल पूछा जा रहा है, नामीबिया से लाए गए चीतों में से कितने नर चीते हैं, हो सकता है सवाल पूछा जाए। देखो इसमें जो है ना, हमारा राजस्थान का, भारत का 132वां स्थान लगा है ना, तो कुल 191 देश है इसमें, उसमें हमारे भारत का 132वां स्थान है, ठीक है। नामीबिया से लाए गए चीतों में से कितने नर चीते हैं, तो 3 जो है ना नर चीते हैं। कुल कितने लाए, कुल जो है 8 चीते लाए हैं, ठीक है। 5 मादा है और 3 नर चीते हैं। कहाँ पर लाए हैं ये भी आपको याद रख लेना है, कुनो नेशनल पार्क में लाए गए हैं। कब लाए, सितंबर 2022 में। ये सारे सवालों के आंसर आपको देने पड़ेंगे अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो। क्लियर है, ओके सर क्लियर है। और अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देश का सबसे बड़ा रबड़ डैम कहाँ स्थित है। देश का सबसे बड़ा रबड़ डैम जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है। रबड़ डैम का निर्माण जो है बिहार में हुआ है दोस्तों। कहाँ पर, बिहार में। किस नदी पर, फल्गु नामक नदी पर रबड़ डैम का जो है हुआ है लोकार्पण। अभी की बात है, ये 2022 में ही बना है, सितंबर में बनकर तैयार हुआ है। इसका लोकार्पण नीतीश कुमार ने किया है।
अगला सवाल 149 नंबर है। यूनेस्को 5 सितंबर 2022 को जारी यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में कौन सा भारतीय शहर शामिल नहीं है? यूनेस्को 5 सितंबर 2022 को जारी यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में कौन सा भारतीय शहर शामिल नहीं है? तो देखो इसमें ए बेंगलुरु शामिल नहीं है, वारंगल है, त्रिशूर है, नीलांबूर है। याद रख लेना, नीलांबूर आपका कहाँ पर पड़ता है? नीलांबूर जो है केरल में पड़ता है। त्रिशूर कहाँ पर पड़ता है? बोले सर केरल में पड़ता है। वारंगल कहाँ पर पड़ता है? बोले सर तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, क्लियर है। जिसमें बात करें 3 भारतीय शहर है। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है जो कि आज का आखिरी सवाल है, इसका आंसर आपको अभी देना है। आदि महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आदि महोत्सव जो है ये उदयपुर में किया गया। आदिवासी महोत्सव 2022 है ये किया गया 27 सितंबर 2022 को। ये किया गया कोटड़ा में। कोटड़ा कहाँ पर है? कोटड़ा सर उदयपुर में। उदयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। सर ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन था। अब मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल करना चाहूँगा कि आपने जो भी सवाल पढ़े हैं इनमें से आपके कितने सवाल सही हुए हैं ये आपको बताना है। आपका कमेंट हमारे लिए सर्वोपरि रहेगा। आप इस क्लास को शेयर करेंगे अधिकाधिक, आपके और भी भाई बहनें जुड़ सके। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी PDF मैंने आपको बताया राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हम लोग, तो उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करिएगा। अगर किसी ने कर लिया तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो चलिए मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।